आइलेरियन पाथ ये आज का हमारा टॉपिक है। ये वर्ड आइलेरियन निकला है आइलर से। आइलर एक फेमस स्विस मैथमेटिशियन था जिसका पूरा नाम लियोनार्ड आइलर था, और ये वही मैथमेटिशियन है जिसने एक फेमस प्रॉब्लम कोनिग्सबर्ग 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, और उसी सॉल्यूशन के दौरान उसने कुछ पाथ जो है वो डिफाइन किए। उन पाथ को हम कहते हैं आइलेरियन पाथ। अब इसकी मैथमेटिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो हम यूं कह सकते हैं कि an Euler path is a path that uses every edge of a graph exactly once। यानी Euler path का मतलब एक ऐसा पाथ है कि जिसमें ग्राफ का हर एज शामिल हो और उसमें कोई एज रिपीटेड भी ना हो। यानी ग्राफ के जितने भी एजेस हैं उन तमाम एजेस को डिस्टिंक्ट वे में रख के एक पाथ अगर हम बनाएं तो वो आइलर पाथ कहलाता है। यानी आइलर पाथ के अंदर एक तो ग्राफ के सारे एजेस आएंगे और उनमें कोई एज जो है वो रिपीट भी नहीं होगा, तो ऐसे पाथ को हम आइलर पाथ कहते हैं। तो आइलर पाथ के बारे में ये बात जानना जरूरी है कि ये एक डिफरेंट वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और किसी दूसरे वर्टेक्स के ऊपर ये एंड होगा। इसी तरह एक और टर्म इसके अंदर हम यूज करते हैं वो है आइलर सर्किट या आइलर साइकिल। तो आइलर सर्किट या साइकिल का मतलब ये है कि एक ऐसा आइलर पाथ जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पाथ का और एंडिंग पॉइंट पाथ का सेम हो। यानी जिस वर्टेक्स से ये पाथ स्टार्ट हुआ है उसी वर्टेक्स पे ये पाथ अगर एंड हो तो उस पाथ को, उस आइलर पाथ को हम आइलर सर्किट या आइलर साइकिल कहते हैं। आइलर पाथ की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो ग्राफ है इसके अंदर जो पाथ हम, या एक ग्राफ का ये हम कह सकते हैं कि एक सब ग्राफ है, या इसको हम ग्राफ भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक पाथ हमने डिफाइन किया है जो कि आइलेरियन पाथ है, और वो पाथ कौन सा है, इसके अंदर बहुत सारे वर्टिसेस हैं और एजेस भी हैं। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग के जरिए इस पाथ को हाईलाइट किया है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है वर्टेक्स ए से, और ए से मूव करना है फर्स्ट एज के थ्रू, फिर वहां से जाना है सेकंड एज, फिर वहां से जाना है थर्ड एज, फिर वहां से जाना है फोर्थ एज, वहां से फिफ्थ एज, फिर वहां से सिक्स्थ, फिर वहां से सेवेंथ एज। तो ये एक एग्जांपल है आइलेरियन पाथ का, और साथ साथ ये आइलेरियन साइकिल भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं और हम मूव करते हैं बी की तरफ, फिर वहां से सी की तरफ, फिर वहां से डी की तरफ, और फिर ई की तरफ, फिर वहां से सी की तरफ, और फिर एफ की तरफ, और फिर हम जाते हैं वहां से दोबारा ए की तरफ। तो इसमें हुआ ये कि इस ग्राफ के सारे एजेस यहाँ पे यूटिलाइज भी हुए और यहाँ पे कोई एज रिपीट भी नहीं हुआ। तो जिस पाथ में ये दो प्रॉपर्टीज हों उसको हम आइलेरियन पाथ कहते हैं। अब ये अलग बात है कि ये आइलेरियन पाथ होने के साथ साथ ये आइलेरियन साइकिल या आइलेरियन सर्किट भी है, क्योंकि ये जिस पॉइंट से शुरू हुआ था ये पाथ उसी पॉइंट पे एंड भी हो रहा है। इसके बरक्स जो दूसरा हमने डायग्राम लिया हुआ है या एक पाथ हमने जो चूज किया हुआ है ये नॉन आइलेरियन पाथ है, यानी ये आइलेरियन पाथ नहीं है। यानी इसमें हमने स्टार्ट लिया है ए से हम गए हैं बी की तरफ, बी से हम फिर गए हैं सी की तरफ, सी से हम गए हैं डी की तरफ, और डी से हम गए हैं दोबारा बी की तरफ। अब बी से अगर हम फर्दर मूव करना चाहें तो या तो हमने ए की तरफ जाना है या हमने सी की तरफ जाना है। अगर हम ए की तरफ जाते हैं तो भी एज रिपीट होता है, अगर हम सी की तरफ जाते हैं तो भी एज रिपीट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और अगर हम यहां से अगर मूव नहीं करते तो यहाँ पे जो एज 5 है वो बाकी बचता है। तो यानी एक कंडीशन यहाँ पे लेक करती है, क्योंकि आइलेरियन पाथ होने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो जो ग्राफ है उसके सारे एजेस यूटिलाइज होने चाहिए, सारे एजेस जो है उस पाथ का एक पार्ट होने चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए पाथ का, और दूसरा ये कि कोई एज रिपीट भी ना हो। तो जो पाथ हमने फॉलो किया है कि पहले बी तक, फिर वहां से सी तक, फिर वहां से डी तक, फिर वहां से दोबारा अगर हम बी की तरफ जाएं तो ये जो पाथ बनेगा ये आइलेरियन पाथ नहीं बन सकता, क्योंकि बी तक पहुंचने के बाद अब हमने जाना है ये फिफ्थ पोजीशन पे जो वर्टेक्स एज है इसकी तरफ, क्योंकि अगर फिफ्थ एज अगर इंक्लूड नहीं होगा तो एक एज यहाँ पे बाकी बचेगा ग्राफ का, वो इस पाथ का हिस्सा नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये आइलेरियन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसको हम इंक्लूड करना चाहें तो उसके लिए फिर या तो हम ए के थ्रू हमें जाना पड़ेगा यहाँ तक, या हमें सी के थ्रू दोबारा हमें यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में जो एज फर्स्ट एज है वो रिपीट होगा
और सेकंड केस में ये H2 जो है वो रिपीट होगा और 3 भी रिपीट होगा। तो अगर एजेस रिपीट हों तो भी वो पाथ जो है आइलेरियन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पाथ डिफाइन किया है वो आइलेरियन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पाथ डिफाइन हुआ है ये एक आइलेरियन पाथ है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि which of the undirected graph in figure 3 have an Euler circuit of those that do not which have an Euler path। तो ये हमारे पास तीन ग्राफ्स हैं। इन तीनों ग्राफ्स में हमें ये बताना है कि किस ग्राफ के अंदर आइलर सर्किट मौजूद है और किस ग्राफ में ये आइलर सर्किट नहीं है और किस में सिर्फ आइलर पाथ है और किस में वो भी नहीं है। क्लियरली जो फर्स्ट ग्राफ है G1, इसके अंदर एक आइलर सर्किट मौजूद है, क्योंकि यहाँ हम अगर A से स्टार्ट लेते हैं तो A से हम पहले जाएंगे B की तरफ, B से हम जाएंगे E की तरफ, E से जाएंगे D की तरफ, D से जाएंगे C की तरफ और C से जाएंगे E की तरफ और E से जाएंगे दोबारा A की तरफ। तो ये एक ऐसा पाथ हमने चूज किया कि जिसमें कोई एज रिपीट भी नहीं हुआ और इसमें इस ग्राफ के सारे एजेस यूटिलाइज भी हुए। तो ऐसे ग्राफ या ऐसे पाथ को फिर हम कहते हैं आइलर पाथ। और चूंकि ये आइलर पाथ होने के साथ साथ इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था और एंडिंग हमारा पॉइंट भी ए ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइलर सर्किट भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि G1 जो है उसके अंदर आइलर सर्किट मौजूद है और इस आइलर सर्किट को हम वर्टिस के सीक्वेंस में भी शो कर सकते हैं, जो कि अभी हमने पाथ डिफाइन किया था, यानी जैसे A से E तक जाएं, E से C तक, फिर D तक, फिर E तक, फिर B, फिर A तक, यानी A से फिर C, यहाँ से ये पाथ, यहाँ से और यूं ये पाथ। लेकिन इसके अलावा भी हम एक पाथ बना सकते हैं A से B, B से E, E से D, D से C, C से E और E से A। ये भी आइलर सर्किट है। लेकिन चूंकि हमसे किसी एक आइलर सर्किट के बारे में पूछा गया था तो हम आइलर सर्किट यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन G2 और G3 में आइलर सर्किट्स जो है वो मौजूद नहीं है, यानी आइलर साइकिल्स मौजूद नहीं है, क्योंकि हम किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और एक आइलर पाथ के थ्रू चलते हुए दोबारा उसी पॉइंट तक हम नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम G2 के लिए कोशिश करें कि हम A से स्टार्ट लें, फिर B की तरफ जाएं, फिर C की तरफ जाएं, फिर D की तरफ जाएं, फिर E की तरफ, फिर B की तरफ, तो यहां से हमें AEH और ADH तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगर B से दोबारा हम A की तरफ जाते हैं तो ये एज रिपीट होता है, जिसकी वजह से ये आइलेरियन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम B से C की तरफ जाते हैं तो ये भी ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, ये भी रिपीट होगा, जिसकी वजह से ये आइलेरियन नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह G पार्ट के अंदर देखें, G पार्ट के अंदर एक आइलर पाथ तो मौजूद है, लेकिन आइलर सर्किट वहां भी नहीं मौजूद। आइलर पाथ कौन सा है? जो यहाँ पे दिया गया है, A से C की तरफ जाएं, C से D, D से E, E से B, यानी A से पहले जाएं C, C से फिर जाएं D, D से फिर जाएं E और E से फिर B, B से फिर D, D से दोबारा A और A से फिर B। तो ये एक ऐसा पाथ है कि जिसमें इस ग्राफ के सारे एजेस यूटिलाइज भी हुए और कोई एज रिपीट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक आइलर पाथ मौजूद है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब हम इस पाथ पे चले तो हमने स्टार्ट A से लिया था, लेकिन हमारी एंडिंग जो हुई है वो B पे हुई है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए ये आइलर सर्किट नहीं कहला सकता, लेकिन ये आइलर पाथ जरूर है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जिसमें हमने यही बताना है, क्योंकि ये ग्राफ्स सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं और इन डायरेक्टेड ग्राफ्स के अंदर हमने ये बताना है कि किस में आइलर सर्किट है और जिसमें आइलर सर्किट नहीं, क्या उनमें आइलर पाथ मौजूद है या नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं और प्रीवियस एग्जाम्पल में जो ग्राफ्स हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स थे। तो यहाँ हमें देखने से पता चलेगा कि जो H2 है उसके अंदर एक सर्किट मौजूद है और वो सर्किट जो है आइलर सर्किट मौजूद है और उस आइलर सर्किट का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे गिवन है। यानी स्टार्ट हमने करना है A से जाएंगे G की तरफ, G से C, C से B, B से G, फिर E, फिर D, फिर F, फिर दोबारा A। तो इससे ये होगा कि एक आइलर पाथ जो है वो
बन जाएगा और इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चूंकि सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आयलर सर्किट भी है। लेकिन H1 और H3 के अंदर ये आयलर सर्किट मौजूद नहीं। H1 के अंदर आयलर सर्किट क्यों नहीं मौजूद? फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट लेते हैं A से, तो A से ये जा रहा है D की तरफ, D से जा रहा है C की तरफ, C से जा रहा है ये B की तरफ, और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि अब B से जो है दोबारा A की तरफ कोई एज मौजूद नहीं है। यानी A से D, D से C, C से B, फिर B से आगे कोई एज मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो एज है ये A से B की तरफ है, B से A की तरफ कोई एज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाथ के थ्रू जब हम चलेंगे तो इसमें ये जो एक एज है वो बाकी बचता है, जिसकी वजह से ये आयलर पाथ नहीं कहलाएगा। जब ये आयलर पाथ नहीं है तो फिर ये आयलर सर्किट हो ही नहीं सकता। इसी तरह H3 की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही इशू है। किसी भी एक पॉइंट से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल C से अगर हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ से D की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो फिर हमें B की तरफ जाना होगा, फिर यहाँ से हमें C की तरफ जाना होगा, और फिर C से दोबारा हमें जाना है A की तरफ और A से हमने जाना है B की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आयलर पाथ तो है, क्योंकि C से हम गए D की तरफ, D से B की तरफ, B से C की तरफ, फिर A की तरफ, फिर B की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाथ में सारे के सारे एजेस यूटिलाइज हुए हैं और कोई एज रिपीट भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आयलर पाथ है, लेकिन ये आयलर सर्किट नहीं है, क्योंकि स्टार्ट हमने लिया था C से और एंड हमारा हुआ है B पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए ये आयलर सर्किट या सर्कल नहीं है, लेकिन ये आयलर पाथ इसमें जरूर मौजूद है। एक थ्योरम है इसी आयलर सर्किट्स और आयलर पाथ से रिलेटेड, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम क्या कहती है कि ए कनेक्टेड मल्टीग्राफ with at least two vertices has an Euler circuit if and only if each of its vertices has even degree। यानी एक ऐसा मल्टीग्राफ जो कनेक्टेड भी हो और जिसमें कम से कम दो वर्टिसेस भी हों, तो उसके अंदर कम से कम एक आयलर सर्किट जरूर होगा अगर उसका हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन हो। यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि एक मल्टीग्राफ हो, वो कनेक्टेड भी हो, मल्टीग्राफ भी हो और वो कनेक्टेड भी हो। मल्टीग्राफ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें मल्टीपल एजेस जो है वो अलाउड हो, यानी वहां पे किसी भी वर्टेक्स, किसी भी वर्टिसेस के पेयर्स के दरमियान एक से ज्यादा एजेस एग्जिस्ट करते हों। और कनेक्टेड का मतलब ये है कि उस ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं उनमें से हर दो वर्टिसेस के दरमियान कोई ना कोई एज जरूर मौजूद हो, यानी वहां पे कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स मौजूद ना हो, ना कोई वर्टेक्स आइसोलेटेड कोई एज मौजूद हो। तो यानी ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कनेक्टेड। तो ऐसा ग्राफ जो मल्टी भी हो, वो कनेक्टेड भी हो और उसके अंदर कम से कम दो वर्टिसेस भी हों, तो उसके अंदर एक आयलर सर्किट हो सकता है अगर उसका हर वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री इवन। इसी तरह एक और थ्योरम है, एक कनेक्टेड मल्टीग्राफ has an Euler path but not an Euler circuit if and only if it has exactly two vertices of odd degree। यानी एक कनेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर एक आयलर पाथ हो सकता है लेकिन आयलर सर्किट नहीं अगर उसके अंदर कम से कम दो वर्टिसेस हों और वो वर्टिसेस जो है वो ऑड डिग्री के हों, यानी उनकी डिग्री जो है वो ऑड हो। ऑड डिग्री का मतलब है कि 1, 3, 5 इस तरह की कोई डिग्री हो और इस तरह की डिग्री वाले कम से कम दो उसमें वर्टिसेस हों। तो ऐसे ग्राफ के अंदर एक आयलर पाथ तो हो सकता है लेकिन उसके अंदर आयलर सर्किट नहीं होगा। लास्ट में एक एग्जांपल देखते हैं इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि विच ग्राफ शोन इन फिगर 7 हैव एन आयलर पाथ। यानी यहाँ पे तीन ग्राफ्स दिए गए हैं, इनमें से किस ग्राफ में आयलर पाथ एग्जिस्ट करता है। तो प्रीवियस जो थ्योरम है हमारा, इस थ्योरम के अंदर हमने ये कहा कि ए कनेक्टेड मल्टीग्राफ हैज एन आयलर path but not an Euler circuit if and only if it has exactly two vertices of odd degree। यानी ऐसा कनेक्टेड मल्टीग्राफ जिसके एग्जैक्ट दो वर्टिसेस जो है वो ऑड डिग्री के हों तो उसके अंदर आयलर पाथ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन आयलर सर्किट उसमें
नहीं होगा। तो इस थ्योरम को अगर हम यूटिलाइज करें इन ग्राफ्स के ऊपर तो हमें ये नजर आता है कि जो फर्स्ट ग्राफ है G1, इसके अंदर एग्जैक्ट दो ही वर्टिसेस हैं, एक B और एक D। इन दोनों की जो डिग्री है वो ऑड है, बाकी A और C दोनों की डिग्री इवन है। A की डिग्री 2 है, C की डिग्री भी 2 है, तो ये दोनों तो इवन डिग्री वाले वर्टिसेस हैं। B की डिग्री 3 है और D की डिग्री 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि B और D एग्जैक्ट दो ही वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस थ्योरम के मुताबिक इस ग्राफ के अंदर आइलर पाथ मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड में भी एग्जैक्ट दो ही वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, एक B है और एक D है। B की डिग्री 3 है और D की डिग्री भी 3 है। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री ऑड नहीं है। मसलन A है तो इसकी डिग्री 2 है, ये इवन है। G की डिग्री 4 है, F की डिग्री भी 4 है, ये भी इवन डिग्री वाले हैं। C की डिग्री भी 4 है और E की डिग्री 2 है। तो एग्जैक्ट दो ही वर्टिसेस हैं, एक D और एक B। इन दोनों की डिग्री जो है वो 3 है, यानी ऑड डिग्री वाले हैं। तो प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक इस ग्राफ के अंदर आइलर पाथ होना चाहिए और हम कहेंगे कि इसके अंदर आइलर पाथ मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें G3 की, यानी थर्ड ग्राफ की, तो इसके अंदर बहुत सारे वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। इसके अंदर 6 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। मसलन A की डिग्री 3 है, इसका मतलब है कि ऑड डिग्री। B की डिग्री भी 3 है, इसका मतलब ये भी ऑड डिग्री। C की डिग्री भी 3 है, इसका मतलब ये भी ऑड डिग्री। इसी तरह D, E और F, इन सब की डिग्री जो है वो 3 है, यानी ये जो 6 वर्टिसेस है इन सब की डिग्री जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस की तादाद 2 से ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर कोई आइलर पाथ नहीं है।